बेडरूम में बेड के नीचे से एक औरत की कटी हुई बालों की चुटिया मिली। कुकर के ऊपर एक तवे पे कुछ अनकुक्ड मीट था, साथ ही एक प्रेशर कुकर था जिसको खोलने पर उसके अंदर भी मीट के छोटे छोटे पीसेस मिले। तो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में एक हॉरिफिक मर्डर का जिक्र किया था। एक ऐसा कत्ल जिसमें कातिल पुलिस कस्टडी में है, उसने जुर्म का इकरार तक कर लिया है। जिस जगह कत्ल हुआ उस जगह से फॉरेंसिक एविडेंस भी लिए जा चुके हैं, लेकिन तब भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुलिस कातिल को कभी सजा नहीं दिलवा पाएगी। अब जब कातिल पकड़ा गया है, उसने इकरार भी कर लिया है, तो फिर ये केस उलझा हुआ क्यों है? तो डिस्कस करते हैं इस अजीब केस पे और जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया और क्यों कातिल के बआसानी छुट जाने के चांसेस ज्यादा हैं। दिस केस इज अबाउट द इनसेन मनोज सेन एंड सरस्वती विद्या। मनोज सेन, जो इस वक्त 56 ईयर्स ओल्ड है, महाराष्ट्र का रहने वाला है। मनोज ने अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था, इसलिए कहते हैं कि उनके स्टार्टिंग ईयर्स काफी मुश्किल से गुजरे। जहां मनोज को पेरेंट्स की मोहब्बत नहीं मिल पाई थी, वहीं मनोज को कुदरत ने काफी ज़हीन बनाया था। पढ़ने लिखने में वो बहुत होशियार था। स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो ITI इंस्टीट्यूट से टेक्नीशियन का कोर्स कंप्लीट करता है, जिसके बाद वो एज ए टेक्नीशियन जॉब सर्च करने लगता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। तो उसने बेहतर समझा कि जो भी छोटी मोटी जॉब मिले कर लेनी चाहिए, और फिर वो एक राशन स्टोर पर एज अ सेल्समैन जॉब स्टार्ट करता है। अब चूंकि उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं था, तो वो ज्यादातर अमाउंट सेव करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने बोरीवाला में, जिधर वो शॉप पर काम करता था, वहीं पर एक फ्लैट खरीद लिया। यूजुअली मनोज का रूटीन बस शॉप और घर तक ही महदूद था, जिसमें वो अकेला रहता था और वो अपने इस अकेलेपन को दूर भी करना चाहता था, लेकिन उसका कोई परमानेंट लाइफ पार्टनर नहीं बन पा रहा था। अब साल तेजी से गुजर रहे थे, मनोज की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी था। मनोज एक मिलनसार शख्स था। अपनी शॉप पर कस्टमर्स को अच्छे से डील करना, दोस्तियां बनाना उसे खूब आता था, और उसके इसी मिजाज की वजह से उसकी दोस्ती बढ़ती है सरस्वती वेदा से। सरस्वती से उसका ताल्लुक कुछ यूं भी बना क्योंकि वो दोनों एक ही जगह के रहने वाले थे, एक ही डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में पैदा हुए थे। हाँ, लेकिन दोनों की उम्रों में काफी फर्क था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका ये ताल्लुक शॉप से बाहर भी बढ़ता चला गया। दोनों अक्सर मुलाकात करने लगे। सरस्वती भी ऑर्फन थी और काम की तलाश उसको मुंबई ले आई थी। दोनों को अंदाजा हुआ कि न सिर्फ वो एक ही जगह के रहने वाले हैं, बल्कि दोनों के हालात भी एक जैसे हैं। उम्र का फर्क होने के बावजूद दोनों की तन्हाई एक दूसरे को करीब ले आई। दोनों ने साथ में रहने का इरादा कर लिया और इस सिलसिले को बढ़ाने के लिए मनोज ने अपना बोरीवाला फ्लैट रेंट आउट कर दिया। और फिर 2015 के आते आते उसने मीरा भयंदर रोड पर गीता नगर फेज 7 में एक 2 BHK फ्लैट रेंट पे ले लिया। ये वही फ्लैट है जो आजकल अपने नेबर्स को हॉन्ट करता है। फ्लैट नंबर 704। मनोज और सरस्वती फ्लैट नंबर 704 में एक मैरिड कपल की हैसियत से मूव हुए थे। उनकी लाइफ काफी अच्छी गुजर रही थी। दोनों काम पर जाते, वापसी पर अपना ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताते, लेकिन अपने नेबर्स के साथ उन दोनों के ही ताल्लुकात कुछ खास नहीं थे। दोनों ही एरिया में किसी से सोशल नहीं होते थे। इवन कि वो इतना छुप छुपा कर रहते कि नेबर्स से भी उनका आमना सामना ना हो पाता।
किसी से भी खुलकर बात नहीं करते, बिल्डिंग के तमाम लोगों से खिंचे खिंचे रहते। उसकी वजह शायद दोनों की इनसिक्योर नेचर थी। मनोज और सरस्वती में कमोबेश 20 साल का फर्क था। दोनों को अच्छी तरह अपनी एज डिफरेंस का अंदाजा था, इसलिए यह भी सुनने में आया कि अक्सर दोनों खुद को अंकल या नीस कह के तारुफ करवाते थे। 2019 के आते आते मनोज और सरस्वती ने मंदिर में जाकर रस्मी तरीके से शादी भी कर ली थी, और इस शादी को उन दोनों के अलावा सिर्फ सरस्वती के एक दोस्त को इल्म था। इस शादी के लिए सरस्वती ने मनोज को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था, बल्कि यूं कहिए कि मनोज ही इस रिश्ते को नाम देने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड था। उस मौके पर सरस्वती की दोस्त ने उसको इस रिश्ते में बंधने से रोका भी था, और वजह थी एज डिफरेंस। लेकिन चूंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, इसलिए सरस्वती इस डिफरेंस पर बात नहीं करना चाहती थी। सरस्वती की तालीम अधूरी रह गई थी, जिसका उसको काफी दुख होता था, और मनोज स्टडीज में काफी होशियार स्टूडेंट रह चुका था, तो उसने सरस्वती को एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए काफी पुश किया, जिसकी वजह से सरस्वती ने आगे एजुकेशन कंटिन्यू कर ली। और दोनों की मोहब्बत का अंदाजा लगाइए कि जिधर दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही जी रहे थे, वहीं अब मनोज सरस्वती का टीचर भी बन गया था। वो उसको घर में ट्यूशन देने लगा ताकि सरस्वती एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। 7 जून 2023 वो मनहूस दिन जब एक कत्ल का राज फाश होता है। बिल्डिंग में रहने वालों को एक अजीब बदबू आना शुरू हुई। शुरू में इग्नोर कर दिया गया, लेकिन और बाय और ये स्मेल बढ़ती जा रही थी। ये सोचा गया कि शायद घर में या सराउंडिंग्स में कोई चूहा या कोई जानवर मर गया है, जिसकी बदबू फैलती जा रही है। ये सोचकर सबने अपने अपने फ्लैट्स की तलाशी लेना शुरू की, अच्छे से सफाई की, लेकिन उनकी ये तलाश बेमानी साबित हुई। किसी भी किस्म का कोई मुर्दा जानवर न मिला, और बदबू बदस्तूर बढ़ती जा रही थी। अब होता यूं है कि बिल्डिंग का एक रिहायशी मोबाइल पर बात करते करते अपने फ्लैट से बाहर निकलता है, और जब वो 7th फ्लोर पे पहुंचता है तो उसको शदीद बदबू का झोंका आता है। उसको एहसास होता है कि ये बदबू फ्लैट नंबर 704 के पास से बहुत ज्यादा आ रही है। वो श्योर था कि बदबू इसी फ्लैट से आ रही है, और जो चूहा या जानवर जो भी मरा है वो इस ही फ्लैट में मरा है। वो ये सोचकर नॉक करता है कि मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना फ्लैट अच्छे से चेक कीजिए। काफी बार डोर नॉक करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बल्कि अंदर से एकदम रूम स्प्रे की फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाती है। उसको इस तरह की आवाज आती है कि कोई फ्लैट के अंदर बहुत ज्यादा स्प्रे कर रहा है। अब जहां डोर नहीं खुल रहा था और साथ ही अंदर से स्प्रे करने की आवाज आ रही थी, तो उसको ये शक होता है कि कोई ना कोई अंदर मौजूद है जो जानबूझकर डोर नहीं खोल रहा। अब वो काफी जोर से नॉक करता है। अब मनोज जो फ्लैट में मौजूद था घबराकर डोर खोल देता है। डोर खुलने की देर थी, बेइंतहा बदबू फैलने लगी। उस लड़के ने मनोज से रिक्वेस्ट की कि आपके घर से बदबू पूरी बिल्डिंग में फैल रही है, आपको चाहिए कि आप अभी घर चेक कीजिए और मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूं। लेकिन मनोज का जवाब तो बिल्कुल ही उलट था। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसको कोई बदबू ही नहीं आ रही हो, और कहने लगा कि मेरे फ्लैट में तो ऐसा कुछ नहीं है, शायद सेवरेज लाइंस में कहीं कोई चूहा मर गया होगा। मैं भी बहुत जल्दी में हूं, वापसी में आके चेक करूंगा। उस लड़के को अजीब लगा कि आखिर मनोज इतना घबराया हुआ क्यों है। खैर वो ये सोचते हुए नीचे उतर गया, पार्किंग में गया, अपनी बाइक स्टार्ट की, और उसी लम्हे उसकी नजर मनोज पे पड़ी, जो अब बहुत घबराया हुआ एक बड़ा और वजनी सा शॉपर उठाए बिल्डिंग से बाहर जा रहा था। यहां वो लड़का कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि आजकल इतने अजीब और गरीब केस सुनने में मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात आई। उसने अपनी मदर को कॉल करके ये बात शेयर की कि कहीं ये शरदा आफताब जैसा सीन तो नहीं हो गया हमारी बिल्डिंग में। उसकी मदर ने उसको डांट कर ये बात हवा में उड़ा दी, लेकिन ये उसका वहम नहीं था, उसको मनोज पर कुछ शक हो गया था।
उसने अपने काम पर जाते जाते बिल्डिंग के गार्ड को उस स्ट्रेंज स्मेल के फ्लैट नंबर 704 से आने की बात बताई और जोर दिया कि इस फ्लैट को चेक किया जाए, और साथ ही मनोज के सस्पिशियस एक्ट से भी आगाह कर दिया। जब वो गार्ड से ये सब बातें कर रहा था, उस वक्त तक बिल्डिंग में खड़े कुछ लोगों ने उनकी ये बातें सुनी, तो वो लोग भी वहां जमा होना शुरू हो गए। मनोज और सरस्वती को वैसे भी सब लोग अजीब समझते थे, इसलिए इस सबके कहने पर गार्ड ने पुलिस को कॉल कर दी। और क्योंकि खुदा रहम करे आजकल इस तरह के इतने केसेस सुनने में आ रहे हैं कि पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और गीता नगर की उस सस्पेक्टेड बिल्डिंग पहुंच गए। पुलिस ने बिल्डिंग वालों से इनिशियल डिटेल्स ली और जब उनको भी उस फ्लैट से आती नागवार बदबू आई तो उन्होंने फ्लैट नंबर 704 का लॉक तोड़ दिया। डोर खुलते ही शदीद बदबू और परफ्यूम का मिला जुला मिक्सचर हवा में फैलता चला गया। पुलिस ने फ्लैट में दाखिल होते ही सबसे पहले फ्रिज को टारगेट किया। फ्रिज खोला, लेकिन उसमें कुछ भी मशकूक चीज नजर नहीं आई। उसके बाद एक एक करके बेडरूम, वॉशरूम, किचन सब चेक किया, लेकिन किसी जगह से भी कोई मशकूक चीज नहीं मिली। इसी दौरान जो नेबर्स फ्लैट में पुलिस के पीछे पीछे आ गए थे, उनमें से एक की नजर किचन में रखे अनयूजुअल टब्स पे पड़ती है। ये 2-3 टब्स पानी जैसी कुछ लिक्विड से भरे हुए थे। पुलिस ने जैसे ही वो टब्स देखे, उनको भी कुछ सस्पिशियस लगने लगा। उन्होंने फौरन तमाम लोगों को फ्लैट से बाहर कर दिया और फिर उन टब्स को अच्छी तरह से चेक किया। अब पुलिस को टब्स में क्या मिला? टब्स रॉटन मीट के छोटे छोटे पीसेस से भरे हुए थे और यहीं से वो नागवार बदबू आ रही थी। अब किचन का बगौर जायजा लिया जाने लगा। कुकर के ऊपर एक तवे पे कुछ अनकुक्ड मीट था, साथ ही एक प्रेशर कुकर था जिसको खोलने पर उसके अंदर भी मीट के छोटे छोटे पीसेस मिले। अब पुलिस चौकन्नी हो गई थी। उसने बाकायदा सही तरीके से फ्लैट का जायजा लेना शुरू किया तो उनको बेडरूम में बेड के नीचे से एक औरत की कटी हुई बालों की चुटिया मिली। बस अब ये वो वक्त था कि पुलिस कंफर्म हो चुकी थी कि ये उस नेबर लड़के का शक बिल्कुल सही है। ये एक क्राइम सीन है। यहां भी आफताब शारदा वाला केस जैसा कुछ हुआ है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि मनोज की वापसी होती है। वो बिल्डिंग एरिया में एंटर होता ही है कि उसको महसूस होता है कि सब उसको देख रहे हैं और पुलिस की नफरी भी मौजूद है। ये देखते ही उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बिल्डिंग के अलर्ट गार्ड्स ने फौरन उसको दबोच लिया। शोर सुनकर पुलिस भी आ गई और मनोज को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस उस वक्त मनोज को सीधा उसके फ्लैट में ले गई और वहीं उससे इनिशियल इंटेरोगेशन हुई। फिर उसको कस्टडी में अपने साथ ले गए। दूसरे दिन मनोज की थाने में इंटेरोगेशन की जाती है और वो किसी हेजिटेशन के बगैर अपनी पूरी स्टोरी पुलिस को सुना देता है। वो स्टोरी जो उसने सुनाई कुछ यूं थी। वो दोनों अच्छे से रह रहे थे। वो सरस्वती का काफी ख्याल रखता था। जितना मुमकिन होता था कोई कमी ना आने देता। इवन सरस्वती की स्टडीज भी उसी ने कंटिन्यू करवाई और खुद ही ट्यूशंस देता था ताकि वो अच्छे मार्क्स से पास आउट हो। लेकिन इस सब हंसी खुशी के दौरान कोविड टाइम आ गया। जैसे ही सोशल पाबंदियां लगी तो मनोज जिस शॉप पे काम करता था वो बंद हो गई और इस तरह उसका इनकम सोर्स भी खत्म हो गया। अब उस टाइम पीरियड में चौंके दोनों पूरा दिन साथ रहते और मनोज सरस्वती को पैसों को एहतियात से इस्तेमाल करने की बार बार ताकीद करता, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान लड़ाइयां बढ़ गईं। लड़ाई के दौरान सरस्वती अक्सर मनोज को जहर खाने की धमकियां दिया करती और फिर 3 जून 2023 को उसने वाकई में लड़ाई के बाद जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मनोज का कहना था कि उसने सरस्वती का कत्ल नहीं किया, वो तो उसको बहुत चाहता था और सरस्वती ने खुद ही अपनी जान ली है।
और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसने वाकई अपनी जान ले ली है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो वापस नहीं आ सकती थी। मुझे इस बात का बहुत सदमा था, लेकिन साथ ही मेरे दिल में यह डर भी आया कि कोई मेरी इस बात का यकीन नहीं करेगा और मुझे ही सजावार ठहराया जाएगा। बस इस डर से मेरे दिल में यह ख्याल आया कि सरस्वती की बॉडी को किसी तरह से छुपा दिया जाए। बहुत तरीके सोचे और फिर आखिर यही समझ आया कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके डिस्पोज कर दूं। इसके लिए उसने बड़ी मुश्किल से एक चेन सॉ खरीदा, जिससे उसने बॉडी के टुकड़े किए। कुछ पीसेस उसने वॉशरूम में बहा दिए, कुछ को बॉयल करके ठिकाने लगाने का सोचा। अब जैसा कि मनोज एक एज्ड शख्स था, तो वो ये सब काम फुर्ती से नहीं कर पा रहा था, जिससे बॉडी डिस्पोज करने में उसको वक्त लगा और स्मेल बिल्डिंग में फैलना शुरू हो गई। यहां उसने दूसरा काम ये किया था कि टब्स के अंदर एसिड भर के उसमें कुछ बड़े पीसेस डाले ताकि बॉडी जल्द से जल्द डिस्पोज हो सके। इस दौरान सोशल पाबंदियां भी खत्म हो चुकी थी। मनोज ने काम पे जाना शुरू कर दिया था। अब वो रोज कुछ टुकड़े उबालता, सुबह अपने साथ ले जाता, रास्ते में भूखे कुत्तों को खिला देता। कुत्ते वो टुकड़े खा लेते और इस तरह बॉडी का नामो निशान मिटता जा रहा था। ये थी वो स्टोरी जो मनोज ने 8 जून को सुनाई थी। वैसे अक्सर मुजरिम ऐसा ही करते हैं। वो पुलिस की मार से बचने के लिए अपना मुंह बंद नहीं करते और झूठी स्टोरी सुनाकर उनको भटकाते रहते हैं। तो हो सकता था मनोज भी ऐसी ही कोई स्टोरी सुनाकर पुलिस को भटका रहा था। अब तक जो जो चीजें सामने आई, उससे हमें यह तो अंदाजा हो चुका है कि मनोज एक शातिर इंसान है। अब मनोज को कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल किया जाता है ताकि पुलिस अपने तरीके आजमा कर सच उगलवा सके। तो फिर पुलिस ने अपने तरीके से तफ्तीश स्टार्ट की। यहां एक बात काबिल जिक्र है कि मनोज के फोन में पॉइजन की सर्च हिस्ट्री भी मिली थी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि मनोज खुद सरस्वती को पॉइजन देने के बारे में सोच रहा था। तभी उसने उससे रिलेटेड बातें सर्च की थी। पुलिस अब जो केस बनाती है वो ये था कि मनोज ने सरस्वती को बहला फुसलाकर अपने साथ रखा हुआ था और उसके साथ ज्यादती से पेश आता था। लेकिन मनोज ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसके और सरस्वती के बीच इस तरह के कोई रिलेशंस नहीं थे, क्योंकि वो एक HIV पॉजिटिव है। 2008 में एक एक्सीडेंट से उसका काफी ब्लड लॉस हुआ था और उसकी रिकवरी के लिए जो ब्लड उसे चढ़ाया गया वो HIV पॉजिटिव था। और क्योंकि वो सरस्वती से बहुत मोहब्बत करता था, तो यह मुमकिन ही नहीं था कि वो अपनी बीमारी उसमें मुंतकिल कर दे। बट चूंकि पुलिस उसको कातिल मान रही थी, तो उसकी ये स्टोरी भी नेग्लेक्ट कर दी गई। पुलिस ने अपना पंजा और सख्त किया तो मनोज अब एक नई स्टोरी के साथ सामने आया। अब उसकी इस स्टोरी में उसने ये एक्सेप्ट किया उसी ने सरस्वती का कत्ल किया है, क्योंकि वो उसको लेके बहुत पॉजिटिव होती जा रही थी। वो उसका फोन चेक करती, उस पर शक करती और पुलिस को उसकी इस बात पर थोड़ा यकीन भी हुआ, क्योंकि वाकई मनोज की मोबाइल हिस्ट्री ये बताती थी कि वो कई लड़कियों से कांटेक्ट में था। अब मनोज ने कहा कि वो सरस्वती से डरता था कि कहीं वो उसकी जान न ले ले, तो इस डर से उसने सरस्वती का कत्ल कर दिया, जिसका उसको अब बहुत अफसोस है और उसने ऐसा सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया था। अब आप सब सोचेंगे क्या मनोज ने आखिर पुलिस के सामने अपने मुजरिम होने का इकरार कर लिया है तो उसको सजा से कौन बचा सकता है? नहीं, ये याद रखिए, पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोर्ट में कोई खास हैसियत नहीं होती है। कोर्ट काम करती है सबूतों पर, और सबूत तो है ही नहीं कि सरस्वती की मौत कैसे हुई। उसने खुद पॉइजन खाया, उसको किसी ने खिलाया या किसी और तरह से उसका कत्ल किया गया, क्योंकि मनोज ने सरस्वती की बॉडी के टुकड़े करके उबाल कर कुत्तों को खिलाकर सब सबूत खत्म कर दिए थे।
इन छोटे छोटे टुकड़ों से ये नहीं जांचा जा सकता कि मरने वाले के साथ क्या हुआ था। पुलिस सोर्सेस का यह भी कहना है कि मनोज ने एक बार इस बात का भी इकरार किया कि उसने सरस्वती को चाकू से मारा है, लेकिन वो बार बार अपने बयान से पलट जाता है। अब पुलिस इस बात पर फोकस कर रही है कि कत्ल के मोटिव को सामने लाया जाए और ये बात साबित करें कि यह कत्ल है या सुसाइड। लेकिन यह साबित होगा कैसे? पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की जांच में इस बात का सबूत मिल सकता है विसरा की रिपोर्ट से, लेकिन यह नामुमकिन है क्योंकि सरस्वती की लाश के टुकड़ों के भी टुकड़े हो चुके हैं, बल्कि वो टुकड़े भी मुकम्मल मौजूद नहीं हैं और जो हैं उनको उबाला जा चुका है, पकाया जा चुका है। अब पेट की जिस थैली से विसरा की रिपोर्ट बनती है वो ही मौजूद नहीं है। और अगर जैसा पुलिस ने कहा कि मनोज ने चाकू का इस्तेमाल किया है कत्ल में, तो वो भी साबित नहीं हो सकता। यह कहा जा सकता है कि फॉरेंसिक एविडेंस ना होने के बराबर है। बस एक ही चीज साबित हो सकती है कि ये बॉडी सरस्वती की है या नहीं। उसके लिए सरस्वती की बहनों का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है। तो ये थी बहुत ही भयानक क्राइम की एक कहानी। मेरे साथ बंधे रहिए, अपनी स्टोरीज मेरे साथ व्हाट्सएप या ईमेल पे शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।